हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर अनु बंशीवाल और आज का ऑनलाइन लेक्चर का हमारा टॉपिक रहेगा लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। तो इसे हिंदी में रैखिक आश्रितता और स्वतंत्रता भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस जो है वो हमारे पास में क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर डिपेंडेंट जो है उसकी डेफिनेशन हमारे पास में क्या होती है। तो लीनियर डिपेंडेंट इसे हम एक घातक परतंत्र या रैखिकता आश्रित भी कहते हैं हिंदी में। और ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि लीनियर अलजेब्रा की जो टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स वो हम अर्लियर ऑनलाइन लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने किस तरीके से वेक्टर्स का स्केलर्स के साथ साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो देखा था। लीनियर स्पैन की डेफिनेशन क्या होती है, लीनियर सम क्या होता है, उनसे रिगार्डिंग कुछ थ्योरम्स और कुछ एग्जाम्पल्स हमने उस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। तो अब उसी के आगे कंटिन्यूशन में हमें टॉपिक पढ़ रहे हैं लीनियर डिपेंडेंट। और लीनियर डिपेंडेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं हमारे पास में क्या होती है कि किसी सदिश समष्टि वी एफ के सदिश एल्फ़ा वन एल्फ़ा टू एल्फ़ा एन क्षेत्र एफ पर एल डी कहलाता है। यानी कि हमने क्या किया है, एक वेक्टर स्पेस है, उसके कुछ वेक्टर्स लिए हैं एल्फ़ा वन एल्फ़ा टू एल्फ़ा एन। ये वेक्टर्स ओवर फील्ड एफ पर लीनियरली डिपेंडेंट, जिसको हमने शॉर्ट में एल डी लिखा है, ये कहलाता है यदि ऐसे अदिश ए वन ए टू ए एन, हमने एफ से कुछ एन अदिश लिए हैं और इनके ऊपर कंडीशन क्या है कि इनमें से सभी जो है वो शून्य नहीं होगा, कोई कोई ना कोई एक जो अदिश है वो हमारे पास में क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये अदिश इस तरीके से विद्यमान है कि अगर इन वेक्टर्स का इन स्केलर्स के साथ साथ लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जाए तो हमारे पास में क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी वेक्टर्स का और स्केलर्स का हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया और अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो इक्वल्स टू ज़ीरो हम ले रहे हैं, तो उसका मतलब है कि या तो वो हमारे स्केलर्स की वजह से ज़ीरो बन रहा है या हमारे वेक्टर्स की वजह से ज़ीरो बन रहा है। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो स्केलर्स हैं उनके अंदर सभी स्केलर जो हैं वो शून्य नहीं होंगे। एटलीस्ट कोई एक स्केलर ऐसा अगर हमें मिल गया जो नॉन ज़ीरो है और फिर भी हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो ज़ीरो बन रहा है, इसका मतलब उस वक्त हमारी डिपेंडेंसी किस पे आ जाती है, वेक्टर पे आ जाती है उसको ज़ीरो बनाने के लिए। इसलिए ये हमारे पास में क्या कहलाता है, लीनियर डिपेंडेंट कहलाता है, जहाँ पर अगर हम वेक्टर और स्केलर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लें और अगर उस लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू ज़ीरो पुट करते वक्त अगर हमारे पास में स्केलर्स में से कोई एक स्केलर्स या सारे स्केलर्स नॉन ज़ीरो हैं, तो वो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन जो है उस कॉम्बिनेशन में आने वाले जो वेक्टर्स हैं वो वेक्टर हमारे पास में क्या कहलाते हैं, एलडी कहलाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं। इसी तरीके से लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन है कि अगर हमने एक वेक्टर स्पेस में से कुछ वेक्टर्स का कलेक्शन लिया, एल्फ़ा वन एल्फ़ा टू एल्फ़ा एन हमें नाम दिया है, ये एल आई कहलाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं ये वेक्टर ओवर फील्ड एफ, यदि ए वन एल्फ़ा वन प्लस ए टू एल्फ़ा टू ए एन एल्फ़ा एन टाइप का एक लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाए, ज़ीरो, जहाँ पर ए आई, ये जितने भी हमने ए वन ए टू ए एन लिए हैं ये हमारे फील्ड के एलिमेंट हैं, और आई जो हमने यहाँ पर, अगर हम इसे ऐसे नहीं लिखना चाहें तो हम इसे समीशन ऑफ ए आई एल्फ़ा आई भी लिख सकते हैं, जहाँ आई इक्वल्स टू वन टू एन है, इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो उसी आई को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में देखें हम तो ए वन एल्फ़ा वन प्लस ए टू एल्फ़ा टू प्लस ए एन एल्फ़ा एन इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो इस तरीके का जो प्रारूप का संबंध होता है ये तभी सत्य हो जब ए वन ए टू ए एन हमारे पास में जो हमारे स्केलर्स हैं वो क्या होने चाहिए, सारे ज़ीरो होने चाहिए। अगर सारे स्केलर्स हमारे पास में ज़ीरो हैं तो वेक्टर्स हमारे पास में क्या कहलाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस लीनियर कॉम्बिनेशन को ज़ीरो बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अब किस पे आ गई है, स्केलर्स पे आ गई है। तो वेक्टर्स जो है वो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए, इसलिए वो क्या कहलाते हैं हमारे पास में, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से दोनों डेफिनेशन हम रिपीट कर लेते हैं। किसी भी एल सी यानी कि कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर्स का स्केलर्स के साथ साथ में, अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा इक्वल टू ज़ीरो
है, तो उसके अंदर स्केलर्स में से अगर कोई भी स्केलर जो है अगर हमारा नॉन ज़ीरो आ रहा है, या उन सारे स्केलर जो है वो नॉन ज़ीरो हैं, फिर भी हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो बन रहा है, इसका मतलब है कि ऐसा जो लीनियर कॉम्बिनेशन में जो वेक्टर्स आ रहे हैं वो वेक्टर्स हमारे क्या कहलाते हैं, एलडी कहलाते हैं। और मान लीजिए कोई इस तरीके का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और इस लीनियर कॉम्बिनेशन के ज़ीरो बनने की शर्त सिर्फ एक ही है कि जितने भी स्केलर्स हम काम में ले रहे हैं वो सब क्या होने चाहिए, ज़ीरो आने चाहिए। अगर वो सारे स्केलर्स ज़ीरो आ चुके हैं तो हमारा जो वेक्टर्स है इस लीनियर कॉम्बिनेशन में, जो वेक्टर्स काम में आ रहे हैं वो वेक्टर्स हमारे पास में क्या कहलाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। ये दोनों डेफिनेशन हमारे पास में क्लियर हो चुकी है। लीनियर इंडिपेंडेंट के अंदर सारे स्केलर जो कि एलसी में काम में आते हैं वो ज़ीरो होंगे, और एलडी के अंदर कोई एक स्केलर जो है वो क्या हमारे पास में नॉन ज़ीरो होगा। हो सकते हैं सारे नॉन ज़ीरो हो, एटलीस्ट बोला है कि एटलीस्ट एक तो शून्य नहीं होना चाहिए। इसी के अंदर हमने एक रिमार्क डाल के लिखा कि जिस तरीके से ये वेक्टर्स हमने एल आई और एल डी कहे, वैसे ही अगर हम कोई सबसेट ले ले एस, हमारे वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट ले लिया हमने एस, तो ये सबसेट एस जो है वो एल डी या एल आई कहलाएगा अगर इसके अंदर आने वाले जो सदिश हैं, ये एस जिन सदिशों से बना है, अगर वो सदिश जो है वो एफ पर क्रमशः अगर एल डी या एल आई हैं, तो ये जो सबसेट है वो क्या कहलाता है, एल डी या एल आई कहलाता है। अब एल डी और एल आई के हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। तो हमने एक वेक्टर स्पेस लिया है V3R, 3 टपल्स के एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। V3R के सदस्य हमने 3 एलिमेंट लिए हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, जो कुछ इस तरीके के हैं। अब ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये एल डी हैं। ऐसा हमने क्यों कहा कि ये एल डी है, क्योंकि अगर हम इन तीनों को, इन 3 स्केलर्स -2, 3, 1 जो स्केलर्स हमने किससे लिए, फील्ड आर से लिए हैं, अगर इन तीनों स्केलर से हम इन 3 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करें, मतलब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं, तो आप देखेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो क्या आ गया हमारे पास में, इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। यानी कि इन वेक्टर्स का इन स्केलर्स के साथ में एलसी जो है वो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। एलसी ज़ीरो आ गया, फिर लेकिन हमारे जो स्केलर्स हैं जिनके साथ हमने हमारे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है, वो स्केलर्स जो हैं वो क्या है, सभी शून्य नहीं है। यहाँ तो सारे ही अशून्य अदिश है हमारे पास में। तो इसका मतलब ये जो वेक्टर्स हैं वो हमारे पास में क्या कहलाते हैं, एलडी कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्केलर्स हैं, स्केलर्स हमारे पास में क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो ये एक एग्जांपल हो गया एलडी का। इसी तरीके से हम एलआई का एक एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट हमने फिर से V3R एक सेट लिया और उसके हमने 3 वेक्टर लिए जिन्हें हमने नाम दिया है E1, E2, E3, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये हमारे पास में इसके एलिमेंट्स हमने ले लिए। अब यहाँ हमने इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर हमने तीनों स्केलर्स की वैल्यू निकाली, तो लास्ट में हमने देखा कि तीनों स्केलर्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या आ गई, 0 0 0 आ गई। इसका मतलब ये है कि इन वेक्टर्स को लेकर अगर आप कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 तभी आएगा जब उसके जो स्केलर्स आप उस लीनियर कॉम्बिनेशन को बनाने में काम में ले रहे हैं उसके सारे स्केलर्स क्या हो, 0 0 हो। इसका मतलब ये है कि अगर किसी लीनियर कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए यूज़ किए गए स्केलर्स अगर सभी, तो ये सारे स्केलर जो है वो हमारे पास में क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमने कोई एक ऐसा सेट लिया है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है हमारे पास में 0, तो ये इस तरीके का जो सेट होता है वो हमेशा क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। बिकॉज क्योंकि अगर इसका ये जो सेट है और इसके अंदर आने वाला वेक्टर जो है वो हमारे पास में क्या है, ऑलरेडी ज़ीरो है, तो इस ज़ीरो को हम किसी भी अदिश के साथ गुणा करें, ये अदिश क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। तो अगर किसी भी नॉन ज़ीरो स्केलर के साथ हम इसको गुणा करें तब भी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, ज़ीरो आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है वो हमारी किसके ऊपर है, वेक्टर के ऊपर है, क्योंकि वेक्टर की वजह से ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो क्या बन रहा है, ज़ीरो बन रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई इस तरीके का सेट है जिसके अंदर 0 एलिमेंट आ रहे हैं सिर्फ, तो इस तरीके का सेट जो है वो हमेशा क्या होता है, एलडी होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी वेक्टर के ऊपर है लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 बनाने के लिए। इसी तरीके से हमने एक दूसरा सेट लिया कि
एस एक ऐसा सेट है जिसके अंदर अल्फ़ा एक एलिमेंट आ रहा है, और जो ये अल्फ़ा है वो एक्चुअल में हमारे पास में क्या है, डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, यानी कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। तो इस तरीके का जो सिंगलटन एलिमेंट का सेट होता है वो हमारे पास में हमेशा क्या होता है, एल आई होता है, क्योंकि ये एलिमेंट आपके पास में क्या है, नॉन ज़ीरो है। अगर आप इसका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इसके साथ जो स्केलर गुणा होगा उस स्केलर को जो है वो क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इस अल्फ़ा का यूज़ करके आप कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं और वो लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो आए, तो ये वेक्टर तो ज़ीरो बनाने में हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो वेक्टर है। तो उस लीनियर कॉम्बिनेशन को ज़ीरो बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, अदिश के ज़ीरो होने की ज़रूरत होगी। तो इस वेक्टर का यूज़ करके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसके अंदर हमारा अदिश जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। और अगर अदिश अगर हमारे पास में ज़ीरो होता है तो उस केस में हमारे पास में जो वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है। तो इस तरीके से अगर सिंगलटन सेट का हमने कोई सिंगलटन सेट लिया है जिसके अंदर नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ रहा है तो वो सेट हमारे पास में एल आई होता है। अगर कोई इस तरीके का सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हमारे पास में ज़ीरो आ रहा है सिर्फ, तो वो सेट हमारे पास में क्या होता है, एल डी होता है। अब इन्हीं के रिगार्डिंग, एल आई और एल डी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे कुछ थ्योरम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो थ्योरम है वो हमारे पास में है, अ सेट ऑफ वेक्टर्स विच कंटेन्स एटलीस्ट वन जीरो वेक्टर इज एल डी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सेट के अंदर कोई भी आपने सेट लिया, उस सेट के अंदर जो वेक्टर्स आ रहे हैं उन वेक्टर्स में अगर एक वेक्टर ज़ीरो वेक्टर भी है तो इस तरीके का सेट जो है वो हमेशा क्या होता है, एक एलडी होता है, एक लीनियरली जो डिपेंडेंट वेक्टर होते हैं वो। तो जो सेट है वो भी हमारे पास में क्या हो जाता है, एलडी हो जाता है। तो किस तरीके से वो एलडी बनता है ये देखिए। माना एस जो है उसके अंदर हमने एलिमेंट्स ले लिए अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा एन। ये वी एफ के क्या है, एन सदिशों का हमने एक सबसेट ले लिया है, और हमने कहा कि उसके अंदर एक जो एलिमेंट है, एक जो वेक्टर है वो एटलीस्ट ज़ीरो होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे माना कि अल्फ़ा जो है वो हमारे पास में क्या है, ज़ीरो वेक्टर है, और बाकी के जितने भी शेष हमारे पास में वेक्टर्स हैं वो क्या है, अशून्य सदिश है, यानी कि नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं। अब इन वेक्टर्स को यूज़ करके मैंने क्या किया, एक एलसी बनाया, और एलसी जो है वो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा। अब एलसी जो है वो मुझे क्या बनाना है, ज़ीरो बनाना है। अब एलसी ज़ीरो बनाने के लिए ये सारे जो वेक्टर्स हैं ये तो नॉन ज़ीरो हैं। तो अगर इन नॉन ज़ीरो वेक्टर्स को मुझे ज़ीरो बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हें किसी ना किसी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये क्या देंगे, ओवरऑल रिजल्ट अपना ज़ीरो देंगे। लेकिन अल्फ़ा वन जो हमारे पास में वेक्टर है, उस वेक्टर को ज़ीरो बनाने के लिए मुझे किसी भी ज़ीरो से उसको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उसको वन से भी गुणा कर दूँ तो भी वो हमारे पास में ओवरऑल रिजल्ट क्या देगा, ज़ीरो देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ज़ीरो बनाने के लिए जो डिपेंडेंसी है वो हमारी किसके ऊपर आ गई है, वेक्टर के ऊपर आ गई है, या वेक्टर ऑलरेडी ही ज़ीरो है तो उसके साथ आप कोई भी नॉन ज़ीरो मतलब स्केलर मल्टीप्लाई करो तो ओवरऑल रिजल्ट जो है हमारे पास में क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पर ये सारे स्केलर्स जो है वो हमारे पास में क्या हो गए, ज़ीरो हो गए। लेकिन यहाँ एक ऐसा स्केलर है जो कि क्या है, नॉन ज़ीरो है, और फिर भी हमारा एलसी जो है वो क्या बन रहा है, ज़ीरो बन रहा है। दैट मीन्स अगर एक भी स्केलर आपके पास में नॉन ज़ीरो आ जाता है, इसका मतलब आपके जो वेक्टर्स हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के काम में आ रहे हैं वो वेक्टर्स आपके पास में क्या हो जाएंगे, एलडी हो जाएंगे। यानी कि आपने जो ये सेट लिया था एस, जिसमें अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा एन आ रहे हैं, जहाँ पर एक ज़ीरो वेक्टर भी है, तो इस तरीके का सेट जो है वो हमेशा किस तरीके से बिहेव करेगा, एलडी की तरह बिहेव करेगा। उसके सारे जो वेक्टर्स हैं वो हमारे पास में क्या होंगे, एलडी होंगे। नेक्स्ट जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट हमारे पास में दे रखा है, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एल आई सेट ऑफ वेक्टर्स इज ऑल्सो एल आई। यानी कि आपको ऑलरेडी एक सेट दिया हुआ है एस, और एस के अंदर आने वाले जो वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, एल आई हैं। अगर आप उस एस का एक सबसेट लें तो वो सबसेट भी आपके पास में क्या बनना चाहिए, एल आई बनना चाहिए। यानी कि अगर एल आई वैक्टर्स का सबसेट लिया जाए तो वो अगेन क्या बनते हैं, एल आई ही बनते हैं। तो इसको प्रूव करेंगे हम। मान लीजिए हमने एक सेट ले लिया एस, और एस के अंदर अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा एन हमने क्या ले लिए, हमारे वी एफ सदिश समष्टि से कुछ वेक्टर्स ले लिए हैं। और ये वेक्टर्स कैसे हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। यानी कि इनको लेकर अगर हमने कोई लीनियर कॉम्बिनेशन अगर बनाया है तो उस लीनियर कॉम्बिनेशन को बनाने में जो भी हमने स्केलर्स काम में लिए हैं वो स्केलर्स हमेशा क्या होंगे, सारे स्केलर्स ज़ीरो होंगे। तो यहाँ पर हमने यही कहा कि अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा एन जो है हमारे पास में वो क्या है, एल आई है।
और अगर ये एल आई हैं तो यहाँ पर स्केलर्स a1 a2 an फील्ड के इस तरीके से विद्यमान करेंगे कि a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस an अल्फा 1। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो है तो इनको ज़ीरो बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे स्केलर्स का हाथ होता है, और स्केलर्स जो है वो सारे के सारे हमारे पास में क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। ये सारे स्केलर्स की वैल्यू हम क्या लेंगे, ज़ीरो लेंगे, तभी हमारा जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या बनेगा, ज़ीरो बनेगा। तो इसी कंडीशन को हमें ध्यान में रखना है। अब हमने इसका एक सबसेट लिया एस का, एस डैश। इसके अंदर मान लीजिए अगर एन एलिमेंट आ रहे हैं तो हमने एस डैश के लिए क्या लिया, एन से कम या एन के बराबर एलिमेंट से हमने क्या किया है, एक सबसेट ले लिया है। तो एस डैश के अंदर हमारे पास में क्या आ रहा है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m एलिमेंट्स आ रहे हैं। मान लीजिए इसमें 10 एलिमेंट हैं, तो उन 10 में से 9 एलिमेंट या पूरे 10 एलिमेंट या 5 एलिमेंट या 6 एलिमेंट को लेकर हमने क्या बनाया है, एक नया सेट तैयार किया है एस डैश। अब हमें पता है कि ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सारे एलिमेंट्स हैं वो एल आई हैं, और इन्हीं एल आई को लेकर हमने एक नया सेट तैयार किया है एस डैश। तो इस एस डैश को हमें प्रूफ करना है कि एस डैश के जो एलिमेंट होंगे वो भी हमारे पास में क्या होंगे, एल आई होंगे। तो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, ये हमने कहा कि एस डैश क्या है, एस का एक सबसेट है, और चूंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ये सारे क्या है, एल आई हैं। तो अगर हम इन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n का एक लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करें, तो यहाँ मैंने लिखा a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 am अल्फा m प्लस am प्लस 1 अल्फा m प्लस 1 एन डॉट डॉट an अल्फा n इक्वल्स टू 0। मैंने ये पूरा a1 अल्फा 1 से अल्फा n तक के एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा, और लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मुझे a1 से an तक स्केलर्स की ज़रूरत पड़ी। अब ये मुझे ऑलरेडी पता है कि ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n मेरे वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, एल आई हैं। एल आई का मतलब है कि इन वेक्टर्स के साथ जो गुणा होने वाले स्केलर्स हैं वो सारे स्केलर्स मेरे पास में क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो यानी कि ये a1 से लेकर जो an तक के जितने भी हमारे पास में वेक्टर्स हैं वो सब क्या हैं, सॉरी स्केलर्स क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो अब हमें यहाँ पर सिर्फ am तक के स्केलर्स की ज़रूरत है, बाकी के स्केलर्स की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट है वो सिर्फ अल्फा m तक दे रखा है। तो यहाँ मैंने नीचे लिखा कि a1 a2 am जो है वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे जो वेक्टर्स हैं वो क्या है, एल आई हैं, और एल आई वैक्टर्स के साथ में जो भी स्केलर गुणा होता है उसको ज़ीरो बनना पड़ता है एलसी को ज़ीरो बनाने के लिए। तो इनके साथ जो भी वेक्टर्स हमारे पास में गुणा, सॉरी स्केलर्स हमारे पास में गुणा हो रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। इसका मतलब कि a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस am अल्फा m जो हमारे पास में ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, इस लीनियर कॉम्बिनेशन का ज़ीरो होने की जो कंडीशन है वो क्या है कि ये हमारे जितने भी स्केलर्स हैं वो हमारे पास में क्या हो गए हैं, ज़ीरो हो गए हैं। इसका मतलब कि जो हमने एस डैश सबसेट लिया था वो हमारे पास में क्या आ गया, एल आई आ गया है।